हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेन मकसद है मेरा, कि जब हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें तो कुछ वर्ड्स आता है, जैसे डोमेन आता है, रेंज आता है, इनपुट आता है, आउटपुट आता है, इंटरवल्स में वैल्यू आता है। तो ये सब चीज़ को कंटिन्यूअस है कि नहीं है कंटिन्यूअस फंक्शन, या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ये सब चीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में जो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने के पीछे जो चीज़ हमको पहले से आना चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बस एक आउटिंग देंगे, ठीक है। तो आज जो मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें क्या है, ऑर्डर पेयर, कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। दूसरा चीज़ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तीसरा कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो क्या बताना चाहता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है। इंटरवल एंड नोटेशंस, जो हम लोग इंटरवल नोटेशन सीखेंगे कि इंटरवल नोटेशन क्या है, अभी थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा। डोमेन और रेंज क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और समझाने के पीछे जो मेन मकसद है यही है कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब हम समझाएं तो आपको समझ में आए। ठीक है गौरव, ठीक है ऋषभ, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को, और जहां आप लोगों को दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म हमको यहाँ पे जानना है, ऑर्डर पेयर। अभी हम जो कुछ भी बताएंगे, ये एक हमारा आउटिंग है। बाद में एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में घुसेंगे, लेकिन मकसद फिलहाल यही है कि आपको वर्ड के साथ फैमिलियर आप हो जाओ, कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ईजी लगे थोड़ा सा समझने में, यानी बैक ऑफ द माइंड जब कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करे तो आपको पता चले कि ये ऐसे क्यों ड्रॉ हो रहा है, क्या लॉजिक है, क्या सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पहला चीज देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या है, हम यहाँ लिखे हुए पहले से कि हमारा टाइम बचे। The combination of input and output is called an order pair। अगर हम लोग जैसे कि a, b लिखते हैं सेट थ्योरी में, और हम मान के पहले से चल रहे हैं कि आपको सेट थ्योरी मतलब भर हल्का फुल्का आता है, हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम यहाँ पे हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज हमारे पास है कि ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर में कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं। किसका किसका कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, ऑर्डर पेयर में इनपुट और आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सर, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां पे मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर लिखा कि हम लोग x, y लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x, y। आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा जिससे कि हमको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आया तो पूछेगा, मैं दोबारा बताऊंगा। तो यहां पे क्या है, x, y है। तो ये जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, ये हमारा क्या होगा, इनपुट होगा। पहला एलिमेंट क्या होगा, इनपुट होगा। और जो हमारा ये दूसरा एलिमेंट होगा ये क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। क्या होगा, हमारा आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट को मिला के अगर हम लोग लिख दिए, ब्रैकेट जो है ओपन ब्रैकेट लगा दिए लास्ट में, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्लियर है, ओके, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर पेयर के बाद कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है। बस हल्का सा आइडिया हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, बाद में जब एक सेपरेट लेक्चर सेट्स के ऊपर बनाया जाएगा तो अच्छे तरीके से तहजीब से आया जाएगा वहां पे भी। अभी बस मैं एक आउटिंग दूंगा कि जिससे कि हमको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताने में मदद मिले। तो अब यहाँ पे कि दो, यहाँ पे बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B इज defined as the set of all order pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। समझाते ही क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, यहां पे बाद में आएंगे लेकिन उससे पहले यहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल, फिर एग्जांपल के बाद ये क्या बोल रहा है, फिर यहां पे एक और तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप पढ़ते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इन सभी जगहों पे इसका बहुत जबरदस्त काम है। माने इसके बिना आप सवाल नहीं बना सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एक सेट A लिया, सेट A के पास जो एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2 है।
ठीक, मैंने एक और सेट लिया, सेट बी, जिसके पास एलिमेंट क्या है 3, 4, 5 है। अब हम लोग सेट ए का सेट बी के साथ क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, और यहां पे हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। बस अभी इतना ही जानना है। जैसे अगर ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ किए तो आप यहां पे देखो, पहले यहां पे देखो फिर हम लोग यहां पे आएंगे। तो ये हमारे पास सेट ए का एलिमेंट है 1 और 2, ये हमारे पास सेट बी का एलिमेंट है 3, 4, मतलब 3, 4, 5 ये सेट बी का एलिमेंट है, और ये हमारे पास सेट ए का एलिमेंट है। अब पहला एलिमेंट सेट ए का जो है वो पहला एलिमेंट सेट बी के साथ पेयर बना रहा है, तो 1, 3। फिर पहला एलिमेंट सेट ए का जो है दूसरा एलिमेंट सेट बी के साथ पेयर बना रहा है, जिसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे 1, 4। सिमिलरली पहला एलिमेंट जो सेट ए का है वो थर्ड एलिमेंट जो सेट बी का है उसके साथ जो ऑर्डर पेयर बनाएगा उसको 1, 5 बोलेंगे हम लोग यहां पे। फिर उसी तरीके से सिमिलरली पहला बनाएगा पहला के साथ, सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी का पहला एलिमेंट के साथ पेयरिंग किया तो 2, 3। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट सेट बी का दूसरा के साथ किया तो 2, 4, और सिमिलरली 2, 5। तो यही है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। मींस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितना भी सेट ए का एलिमेंट है वो पेयर किसके साथ बनाएगा, ईच एलिमेंट सेट बी के साथ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप देखोगे यहां पे, तो मैंने जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास बन गया 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पेयर्ड विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब बताओ पहला यहां पे क्या है हमारा इनपुट, दूसरा क्या है, समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। अब यहां पे वही चीज यहां पे लिखा हुआ है एक फार्मूला बना के, अरे आप पढ़े थे ना सेट में, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सब पढ़े हुए थे ना कि किस तरीके से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ऑर्डर पेयर मिल रहा है। कौन सा ऑर्डर पेयर मिला, ए कॉमा बी। ये जो ए है ये सेट ए का एलिमेंट होगा, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे एन हो, कोई भी हो, ठीक है। जो पेयर्ड किसके एलिमेंट से बनाएगा, सेट बी के एलिमेंट से बनाएगा बी। और यहां पे लिखा हुआ है कि जो ए है यानी जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो बी से बिलोंग कर रहा है। तो यही हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी दो सेट का। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सबसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब आप बिगनर स्टूडेंट हो कैलकुलस का, किसका, कैलकुलस का बिगनर स्टूडेंट हो, तो आपको किसी भी फंक्शन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना आना चाहिए। इसी के लिए मेरा पहला टारगेट यही है कि आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया लगे, तो आप उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक में, सब्जेक्ट में हम लोग घुसेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो यहां पे ध्यान देना है कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या बोलता है। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन का मतलब बोलता है इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। क्या है ये, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका है, फंक्शन का है। इट इज फॉर्म्ड बाय प्लॉटिंग ऑर्डर पेयर्स दैट सेटिस्फाई द फंक्शन। जो हमने ऑर्डर पेयर रखा, वो ऑर्डर पेयर कौन सा होगा, जो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेंगे तो हम लोग उसको एग्जांपल से, 2-3 एग्जांपल से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, सबसे सिंपल कि हम लोग लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको हल्का आइडिया होगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, राइट। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, हम लोग इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस हुआ, ठीक है। एक्स एक्सिस को कैसा एक्सिस बोलते थे, पिछले लेक्चर में मैं बताया था, इंडिपेंडेंट एक्सिस। y एक्सिस को कैसा एक्सिस बोलते थे, डिपेंडेंट एक्सिस बोलते थे, राइट। तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस हुआ ये इंडिपेंडेंट एक्सिस हुआ, यानी यहाँ पे जो हम लोग x का वैल्यू रखेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसके कारण
फंक्शन अगर डिफाइंड है तो y पे वैल्यू आएगा, तो y पे जो वैल्यू आएगा वो हमारा कौन सा वैल्यू होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y एक्सिस को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देखिए देना यहाँ पे, अब y बराबर x को अगर देखा जाए तो हम इसका पहले क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं, और हम ये जो भी अभी डिस्कशन करेंगे किसके बारे में करेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। रियल वैल्यू फंक्शन क्या है, आपको आइडिया है ना, हल्का सा पहले से हल्का हल्का आइडिया है कि रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे रखेंगे रियल वैल्यू फंक्शन के ऊपर रखेंगे। तो अब यहाँ पे x, y में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले x, y का ऑर्डर पेयर बनाते हैं, पहले पेयरिंग करते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है, आपको पता है कि जो वैल्यू हम x का रखेंगे वही वैल्यू हमारा y का आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, -3। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर के टर्म में सजाते तो क्या लिखते 1, 1, और क्या होता, बोलो 2, 2, और क्या होता -1, -1, और क्या होता -3, होता। ओके, अब ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लॉट करेंगे और उसके बाद ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। एक और ले लेते हैं 0, 0, एक और ले लेते हैं 0, 0। तो एक बात बताओ, अगर x का वैल्यू हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, लिख देते हैं 2, लिख देते हैं 3, लिख देते हैं। यहाँ पे होगा हमारा -1, -2, -3, यहाँ पे होगा 1, 2, 3, यहाँ होगा -1, -2, -3। अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया, राइट। अब x का वैल्यू हम लेंगे 1 तो y का वैल्यू 1, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट मिलेगा। एग्रीड और नॉट एग्रीड। अब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, हमारा 2 मिलने वाला है। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 आएगा। x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज देखो, हमने तो ऑर्डर पेयर लिखा, ऑर्डर पेयर को किस पे रख दिया, ग्राफ के ऊपर रख दिया मैंने। इसको यहाँ पे जैसा बोल रहा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, हम इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखेंगे। तो अगर हम इस पॉइंट को मैच कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चा, हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या सीखना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये सीखना है कि जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ रहेगा उसको हमको ग्राफ के ऊपर रखना आना चाहिए। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो की टर्म्स है जो आपको जानना चाहिए, मैथ्स स्टूडेंट को जो जानना चाहिए कि आप एक चीज से दूसरा चीज बना सकते हो, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, हमारे पास इनपुट और आउटपुट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन को ही रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि मैंने डिस्क्रीट वैल्यू लिया, 0, 0 लिया, इसलिए रेड से यहाँ पे मैंने 0, 0 दिया, 1, 1 दिया, 2, 2 दिया। अगर ये कंटिन्यूअस होता, अभी हम लोग दिखा रहे, अगर हर वैल्यू लेते मीन्स ऐसे देखते हैं, मैंने इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे पास कुछ और है, उसको हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने y बराबर x का एक ग्राफ अगर खींच देते हैं तो हमारे पास y बराबर रियल वैल्यू फंक्शन का ग्राफ मैंने खींचा, y बराबर x का ग्राफ मैंने खींचा। ध्यान दो, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम ले, देखो 0, 0 मिला यहाँ पे। अब हम उंगली को इसके ऊपर लेके धीरे धीरे आगे जाते हैं, कहीं पे भी लेके जाएंगे, देखो तो जो हम x का वैल्यू ले रहे हैं वही y का वैल्यू आ रहा है ना, कि अलग अलग आ रहा है। अगर हम लोग x का वैल्यू मान लीजिए ले रहे हैं 0.93 तो y का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 0.93। तो x का आप जो भी वैल्यू लो वो भी वही वैल्यू आपका y का आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा चीज ध्यान देने वाला है कि जो वैल्यू आ रहा है वो ऑर्डर पेयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ऑर्डर पेयर में आ रहा है ना, यानी कि आपको पहला चीज सीख लेना है। 2-4 गो बुक रखिए, पलट पलट के पढ़िए। एनसीईआरटी एक बुक हो गया, थोड़ा उससे 2-3 और बेसिक बुक पकड़ लीजिए, एक आध गो, और अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा कंपटीशन वाला बुक पकड़ लिए। 2-4 गो बुक रखिए, अब पलट पलट के पढ़ते रहिए। इसमें नहीं समझ में आया तो उसमें पढ़िए, उसमें नहीं समझ में आया तो उसमें पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाते हो तो चीज आपके लिए ईजी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2-4 गो बुक रखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। हर ऑथर अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, 2-4 गो बुक पलट पलट के पढ़ोगे, आइडिया आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैंने एक दिखाया कि ऑर्डर पेयर को कैसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक ग्राफ के ऊपर
प्लॉट कर दिया, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, राइट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले लिए y बराबर एक्स स्क्वायर का। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर हमारे पास होगा बच्चा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये भी हमारा एक स्क्वायर फंक्शन है, आपको पता है पहले से। तो y बराबर हमारे पास अगर f ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। तो अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, क्लियर है। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ पे जो मेन चीज दिखाना है कि अब यहाँ से आप ऑर्डर पेयर बनाते कि नहीं बनाते, बनाते आप ऑर्डर पेयर, x, y बनाते कि नहीं बनाते, बनाते आप x, y, तो ऑर्डर पेयर आप बनाओगे। तो यहाँ क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा बताओ मेरे को एक बार बोलो तुम लोग। पहला क्या मिलेगा 1, 1, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, अच्छा -1, 1, यस राइट। दूसरा क्या होगा बताओ, फिर क्या होगा -2, 4। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर रख के चेक करते हैं कि इसके ऊपर ये सब ऑर्डर पेयर इस कर्व के ऊपर आता है कि नहीं आता है। चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक में बच्चा, नहीं पूछना है, ओके वेरी गुड। तो चेक किया जाए, तो चेक करने के लिए चलो चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये देखो तो क्या मिल रहा है, ऑर्डर पेयर मिल रहा है। अब हम इसके ऊपर उंगली को आगे लेके जाएंगे, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, देख लो यहाँ पे, देख लो आप ऐसे देखो ना, यहाँ पे 1, 1 देखो, ये वाला जो वैल्यू है देखो, ये क्या मिल रहा है यहाँ पे बताओ, 1, 1 मिल रहा है, ओके। ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चा बताओ तो हमको, ये क्या मिल रहा है, -1, 1 मिल रहा है। ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा हम 2 पे जाए तो क्या मिलेगा यहाँ देखो तो 2, 4 था हमारा ऑर्डर पेयर में 2, 4। ये क्या हो गया देखो तो -2, 4, यानी ऑर्डर पेयर क्या हो गया, क्या उसको कर दिया हम लोग ऑर्डर पेयर को ग्राफ पे। तो ये आपको आना चाहिए, ऑर्डर पेयर को कहाँ रखना है, ग्राफ के ऊपर रखना है। समझ में आ रहा है बात, हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है, ओके। तो अब आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, जब ये इसका जरूरत आएगा तो फिर इधर आएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑर्डर बोल रहा है द पिक्टोरियल, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, इट इज फॉर्म बाय प्लॉटिंग द ऑर्डर पेयर्स दैट सेटिस्फाई द फंक्शन। तो ऑर्डर पेयर क्या फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैसे चेक करना था, वापस आप यहाँ आ जाइए और देखिए कि मैंने जो ऑर्डर पेयर अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे लिखा था 1, 1, -1, 1, 2, 4, -2, 4, ये जो हमने ऑर्डर पेयर लिखा था, क्या इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट था कि नहीं था, yes. था ना, यानी क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ऑर्डर पेयर का हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, ग्राफ बना। आइडिया हल्का फुल्का लग रहा है ना, आगे बढ़ा जाए, ओके। अब हम लोग इसके बाद जो चीज मेरे को बताना है, हाँ, इंटरवल्स एंड नोटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए x का हम मान लीजिए कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। और इक्वेशन सॉल्व करने में जो मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक इक्वेशन है जिसमें x का हमको वैल्यू निकालना है। तो x का जो वैल्यू निकालना है, अगर x का एक वैल्यू ना आए, मतलब सिंगल एक वैल्यू ना आए, जैसे x इक्वल टू 2 कल ना आके x का वैल्यू 2 और 4 के बीच में बहुत सारा वैल्यू है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे जब हमारा सॉल्यूशन एक नहीं हो, इनफाइनाइट मिनी हो, तो क्या करना है। तो इन सभी चीज को आपको जानना होगा। एनसीईआरटी का बुक का पहला चैप्टर क्लास 11 का सेट उठाइएगा, उसमें ही मुद्दा दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ोगे, बड़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बुझा जाएगा, ठीक है। तो हम तो खैर यहाँ पे रखे हुए हैं कि हम ऊपर आपको आउटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मकसद कुछ और है, बताना कुछ और है कि मकसद को पूरा किया जाए। समझ में आ रहा है ना, जैसे सिंपल समझिए, मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हो, एक सब्जी बना रहे हो, ठीक है, और आप सब्जी बना रहे हो तो अल्टीमेटली तो आप रोटी के साथ सब्जी खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, लेकिन उसका वेजिटेबल्स में इंग्रेडिएंट्स बहुत सारा होता है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, अरे नमक होता है, तेल होता है, वेजिटेबल होता है, वाटर होता है, आप उसको आग दे रहे हो, आप बर्तन में बनाओगे, तो ये सब चीज कंप्लीट वहां पे हुआ, अंत में क्या बना, सब्जी रेडी हो गया, वेजिटेबल रेडी हो, अब आप क्या करोगे, उसको खाओगे। तो हम लोग वही कर रहे हैं अभी, ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए
इंग्रेडिएंट को समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? ओके, आगे बढ़ा जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का वेरिएबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दो चार टाइप है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। एक ओपन इंटरवल होता है, अभी हम दिखाएंगे कैसे, क्या है ओपन इंटरवल। फिर एक क्लोज इंटरवल होता है, फिर हाफ ओपन इंटरवल में ओपन क्लोज इंटरवल होता है और क्लोज ओपन इंटरवल होता है। उसके बाद इनफाइनाइट इंटरवल होता है। अदर नोटेशन और स्पेसिफिक वैल्यूज जो हम लोग, जैसे x=2 आ रहा है, x=3 आ रहा है, अदर्स वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ तक में कुछ पूछना है आपको? ओके, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक का बात? कुछ डाउट है तो आप पूछोगे, ठीक है? ओके, आगे बढ़ा जाए। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये चीज आपको मेरे को मेन समझाना है, बहुत भारी चीज नहीं है। आप अपने सभी बुक निकाल के पढ़ते तो आपको बुझा जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। बस इसको हम लोग समझेंगे कि हमको आगे थोड़ा सा आसानी रहेगा। मेन मकसद ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको 4 गो मेन जानना है। क्या क्या 4 गो मेन जानना है? एक ओपन इंटरवल जानना है, एक क्लोज इंटरवल जानना है, एक क्लोज ओपन इंटरवल जानना है, एक ओपन क्लोज इंटरवल हमको जानना है। तो ये सब चीज हमको जानना, और अदर जो है उसके बाद वाला स्लाइड में आएगा। तो ओपन इंटरवल क्या होता है पहले इसको सीखा जाए। तो ओपन इंटरवल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसेट ऑफ आर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसेट ऑफ आर। यानी ये हमारा जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है? रियल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? रियल एक्सिस। और रियल एक्सिस पे क्या हम स्टडी कर रहे हैं? सबसेट ऑफ आर। क्या स्टडी करेंगे? सबसेट ऑफ आर। ये बात समझ पाए तुम लोग? अरे रियल नंबर हुआ ना, तो रियल एक्सिस में बहुत सारा वैल्यू होगा ना। तो हम अगर सबसेट कहने का मतलब a, b अगर मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक रियल नंबर a है और यहाँ पे एक रियल नंबर आपका b है। समझ में आ रहा है बात? तो a से b के बीच में ये जो लाइन खींचा हुआ, ये a से b उसका सबसेट है कि नहीं है? समझ पाया कि नहीं समझ पाया? पक्का? और इसको खोल दें, और इसको खोल दें। ठीक, देखिए मेरा कहने का मतलब कि हमने ये जो ड्रॉ किया, हम अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? लेट अस डिफाइन द डिफरेंट सबसेट ऑफ आर। किसका सबसेट? आर का। आर माने रियल नंबर। अब जैसे कि 2 नंबर हम लोग लिए, a, b, जो कहां से बिलोंग कर रहा है? आर से बिलोंग। आर यानी रियल नंबर। तो इसके ऊपर ये जो लाइन है, हम लोग जो यहाँ पे लाइन खींचे हुए हैं, इसके ऊपर कितना सारा रियल नंबर हो सकता था? कस के बोलो। इनफाइनाइट हो सकता है। अब इनफाइनाइट में हम लोग छोटा सा पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो छोटा सा पार्ट क्या होगा? क्या होगा? कस के बोलो। सबसेट होगा। तो हमको सबसेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो भैया सबसे पहले ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल बोलता है, एक्सक्यूज मी, कि ये हमारा रियल एक्सिस है। यहाँ पे क्योंकि a जो है ना मेरा b से क्या है? छोटा है, तो कहीं यहाँ पे हमारा a होगा, ओके, और कहीं यहाँ पे हमारा b होगा। समझ में आ रहा है? कहीं हमारे पास a होगा, कहीं हमारे पास b होगा। किसके ऊपर? रियल एक्सिस के ऊपर। a बड़ा कि b बड़ा? b बड़ा ना, उस साइड में छोटा वाला होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि आपका जो x का वैल्यू आएगा, हम ये यूज कब करेंगे? जब हमको सॉल्यूशन निकालना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा। कभी x का वैल्यू आपका सबसेट आएगा r का, तो किस टाइप्स का आ सकता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो एक वैल्यू यहाँ a, दूसरा वैल्यू b। तो ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि a को इंक्लूड नहीं करेंगे, b को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन a और b के बीच में जितना सारा वैल्यू है सभी को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। a को इंक्लूड नहीं करेंगे, b को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन a और b के बीच में जितना सारा वैल्यू है सभी को इंक्लूड करेंगे। और इसको किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं बाबू? लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ये बात समझ में आया? पक्का? क्या और इसको कुछ करना है इसमें ज़्यादा हम डीप नहीं जा रहे हैं, ये जाने का बात भी नहीं है। दूसरा क्लोज इंटरवल क्या होगा? तो कहीं क्लोज इंटरवल जो होगा, हम लोग यहाँ पे ये भी सबसेट ही आर का हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सबसेट आर का देख रहे हैं। तो यहाँ कहीं पे बुआ हमारा a होगा, यहाँ कहीं पे b होगा, और a भी एग्जिस्ट करेगा, b भी एग्जिस्ट करेगा, और a और b के बीच में जितना सारा वैल्यू है सब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो a और b इंक्लूडेड विथ ऑल द वैल्यू बिटवीन a एंड b ऑल्सो इंक्लूडेड। इसको किस तरीके से हम दिखाएंगे बउआ? इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये क्लोज हो गया हमारा a, b। क्लियर और नॉट क्लियर?
अब यहाँ पे है हमारा क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास A, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? B होगा। पहला A जो होगा क्लोज, यानी A को हम इंक्लूड करेंगे, B को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये वाला को हम जिसको इंक्लूड करेंगे उस सर्कल को क्या करेंगे? पूरा हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा, पूरा उसको क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास A इंक्लूड हो रहा है बट B इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसको इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब हुआ कि B जो है इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन A और B के बीच में जितना सारा वैल्यू है सभी इंक्लूड हो रहा है, और A इंक्लूड हो रहा है बट B इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसको किस तरीके से लिखेंगे? X बिलोंग्स टू, क्लोज करेंगे A को और B को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। थर्ड है ओपन क्लोज इंटरवल, इसका उल्टा। तो यहां कहीं पे क्या आएगा? यहां कहीं पे हमारा A आएगा, यहां कहीं पे हमारा B आएगा। अब यहां पे क्या है? ओपन, यानी कि A इंक्लूड नहीं होगा, B इंक्लूड होगा। ओके, तो ये वाला हम लोग इस तरीके से पहले दो होल कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब सर्कल को ओपन करते हैं। पहला इंक्लूड नहीं होगा, A इंक्लूड नहीं होगा, B इंक्लूड होगा, हाँ B इंक्लूड होगा, तो इसको इस तरीके से डार्क करेंगे, इसको B लिखेंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो ये और इसको किस तरीके से हम लोग, जैसे ये 3 लिखे तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? X बिलोंग्स टू ओपन या क्लोज? ओपन। क्या लिखेंगे? A, और B को क्या करेंगे? क्लोज। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया? मतलब जब हमारा x का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आके क्या आएगा? सबसेट आएगा। किसका? रियल का। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रियल वैल्यू फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उस केस में हमको इस तरीके से दिखाना होगा। कुछ पूछना है यहाँ पे? आगे बढ़ा जाए? ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास अदर नोटेशन। कभी कभी आपके पास जब वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? x का जो वैल्यू आएगा a हो से बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। a कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, मान लीजिए कि -4, 2, 7, 3, कुछ भी एक रियल नंबर हो सकता है। अब x का वैल्यू क्या होगा? a से बड़ा होगा, तो इसको किस तरीके पे नंबर लाइन के ऊपर हम रखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं यहाँ पे बउआ a ले लेंगे हम लोग, कहीं यहाँ पे हम लोग ले लेंगे a, और हमारा जो वैल्यू है a से बड़ा होगा। ठीक, x ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे इस तरीके से होल और इस तरीके से एक एरो बनाएंगे और इस तरीके से छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू a नहीं होगा, लेकिन a के बाद से लेके कहां तक? पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितना वैल्यू है सब इंक्लूड हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि a इंक्लूड नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन a और इन्फिनिटी के बीच में जितना सारा वैल्यू है सब यहाँ पे क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? दूसरा यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a। ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब कि a हुआ हमारा, a को इंक्लूड करेंगे हम लोग क्योंकि क्लोज है यहाँ पे, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। मीन्स x का वैल्यू a पे a इंक्लूड कर रहा है और a से ग्रेटर आ रहा है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। पूछना है इसमें कोई दिक्कत? बेसिक इसमें क्या दिक्कत होगा? अब x जो है b से छोटा, तो कहीं हमारे पास यहाँ पे b है और b से छोटा हमको देखना है, तो b से छोटा हम इस तरीके से करेंगे। b यहाँ पे इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? x का वैल्यू b से क्या हो रहा है? इक्वल भी और उससे छोटा है, x स्मॉलर देन इक्वल टू b। देख लीजिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम पहले से ये बना लिए हैं आपके सामने कि हमको बस इसको बताना पड़े, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे क्या होगा? b होगा, और b जो है x का वैल्यू b के इक्वल और b से छोटा होगा, तो उसको क्या करेंगे? यहाँ वाला सर्कल को हम लोग डार्क करेंगे, राइट? और डार्क करने के बाद इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये क्या 4 पॉइंट आपको क्लियर कर पाया मैं? कुछ पूछना है इसमें? बेसिक है, इसमें क्या पूछना है? अब उसके बाद का जो चीज है वो समझ लीजिए। अब बोल रहा है if x can take specific values से x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c। अगर x का क्या वैल्यू आ रहा है हमारा? x इक्वल टू a आ रहा है, x इक्वल टू b आ रहा है, x इक्वल टू c आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, b, c लिखेंगे। साइड में क्या करेंगे हम लोग? ब्रेसेस लगा देंगे, यानी एग्जैक्ट वैल्यू। एक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया और उसका 3 वैल्यू आया। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसका 3 वैल्यू आ गया, तो 3 वैल्यू क्या क्या आ गया हमारा? एक आया a, एक आया b, एक आया c। क्या a, b, c तीनों रियल नंबर होगा? हम रियल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो रियल ही नंबर होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो a से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू आ रहा है वो सब रियल होगा।
यस, क्यों रियल होगा? क्योंकि रियल सबसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसेट ऑफ आर के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है? कभी कभी x का वैल्यू जो होगा पूरा रियल आ जाएगा। तो पूरा रियल का मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है हम लोग लिखेंगे कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी x का पूरा वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू r। अगर ग्राफ में इसको लिख के दिखाया, मतलब इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया जाए, तो ये वाला हमारा हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी, ये वाला हमारा हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हमारे पास जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? पूरा आएगा, ऑल। तो आप ये कर दो। समझ में आ रहा है? यही ये बताता है, इसका मतलब यही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ओके, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डोमेन रेंज। क्यों? कि मान लीजिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको पता होगा एक ग्राफ, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है हमारे पास? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ x है। ठीक, अब मॉड ऑफ x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ यूं बनेगा। ठीक है, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ, ये हमारा हुआ x एक्सिस, ये हुआ हमारा y एक्सिस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि y बराबर मॉड ऑफ x, जो आपके पास मॉडुलस फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ऐसे आगे हम लोग इतना ग्राफ लिख देंगे कि उससे बाहर कुछ होगा नहीं आपके लेवल तक में। तो अब यहाँ पे हमको डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो इस चीज के लिए ये स्लाइड मैंने बताया है। ठीक है, देखिए ये कोई बहुत भारी स्लाइड नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम नहीं बता रहे हैं, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो कि सवाल बनाने में अगर नहीं पता रहे तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, छोटा चीज छोटा नहीं लिया जाता, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्राफ रखा है, ये ग्राफ है y बराबर x स्क्वायर का। किसका ग्राफ है? y बराबर x स्क्वायर का ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझो। ये x एक्सिस को कैसा एक्सिस हमने बताया था पहले के वीडियोस में? बताइए कैसा एक्सिस? y एक्सिस कैसा एक्सिस था? डिपेंडेंट एक्सिस था, मैं पहले बताया हुआ था। तो यहां पे देखिए डोमेन क्या बोलता है। डोमेन बोलता है वैल्यूज दैट कैन बी टेकन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड एज द वेरिएबल्स एज डोमेन। जो इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे? डोमेन कहेंगे। और ये डोमेन किसके ऊपर पाया जाता है? इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर पाया जाता है। रिवाज है एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस लेने का, कोई दिक्कत? सिमिलरली यहां पे बोलता है रेंज क्या है, तो वैल्यू दैट कैन बी टेकन बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड एज द वेरिएबल्स एज रेंज। अब देखिए यहां पे जो रेंज हम वर्ड यूज कर रहे हैं, रेंज कब आएगा? जब बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहा, बोलो। डोमेन उसका एग्जिस्ट कर रहा हो उस पर, जब डोमेन वहां पे हम लोग एग्जिस्ट करने के कारण जो रेंज आ रहा होगा। जैसे सिंपल फैन, सबसे सिंपल एग्जांपल, फैन हवा कब देगा? जब क्या देंगे हम लोग इसको? करंट देंगे, यानी डोमेन क्या इसके लिए है? करंट। इनपुट क्या है? अब क्या आपको मिलेगा? हवा मिलेगा। तो ये हवा करंट देने से ही मिलता है या मतलब पानी डाल दे तो मिल जाएगा? करंट देने से मिलेगा ना। तो डिफाइन इनपुट होना चाहिए। तो डिफाइन इनपुट होगा उसको कहां पे रखेंगे हम लोग? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे या इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर, जिस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? डोमेन बोलेंगे। और डोमेन के कारण जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसको किसके ऊपर हम रखेंगे? डिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर। जो कौन सा एक्सिस होगा हमारा? y एक्सिस होगा। समझ में आ रहा है बात? ओके, थैंक यू। तो वही चीज यहां पे बताया गया, आप देखोगे यहां पे। तो अब हमारे पास जो ग्राफ है ये y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है, ध्यान देना। y इज इक्वल टू x स्क्वायर, बड़ी नामी ग्राफ है, y बराबर x स्क्वायर। बहुत जगह काम होता है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं लिया जाता, हार्ड चीज इजी से स्टार्ट किया जाता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आदमी हार्ड पे पहुंच जाता है। ओके, तो
हमारे पास y बराबर x स्क्वायर है बुआ, तो हम अभी थोड़ा देर पहले x बनाए थे, y बनाए थे ना, तो x का वैल्यू 1 लिए थे तो y का वैल्यू भी 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा था। 2 लिए थे तो 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 आ रहा था। -2 लिए थे तो -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या रहा था 4। -1 लिए थे तो -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा था। तो यहाँ पे देखो तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, तो ये एक पॉइंट मिला। उसी तरीके से 4 यहाँ वाला पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ का पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो हमने जो x एक्सिस पे जो वैल्यू रखा वो कौन सा वैल्यू है? डोमेन। x एक्सिस पे जो वैल्यू रखा वो कौन सा वैल्यू है? और जिसके कारण y एक्सिस पे जो वैल्यू आया वो कौन सा वैल्यू है? समझ में आ रहा है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? तो y एक्सिस पे जो x एक्सिस पे रखे हैं वैल्यू, उसके कारण जो y एक्सिस पे वैल्यू आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। और x के ऊपर जो वैल्यू आता है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डोमेन और हवा रेंज। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ऑन द कार्टेशियन प्लेन द डोमेन कंसिस्ट ऑफ नंबर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। याद रहेगा कहां पे रख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे। एंड द रेंज कंसिस्ट ऑफ नंबर अलोंग द वर्टिकल वाई एक्सिस। और रेंज किस पे आ रहा है हमारा? वाई एक्सिस पे आ रहा है। बाद में और जब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपके अंदर बनते रहेगा, डोमेन को डोमेन, रेंज, मैपिंग, 1 1 ऑन 2 मेनी वन, बहुत कुछ है, सब इजी करके समझाया जाएगा कि आपके दिमाग में घुस जाए। ओके, तो ये वाला चीज हमको समझ में आ गया है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन को कहाँ रखते हैं, रेंज को कहाँ रखते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखिए ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज ये जानना चाहिए आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये है क्या देख लीजिए। हमने यहाँ पे 2 सेट लिया है, एक सेट है A और दूसरा सेट है B, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ मैपिंग। ठीक, तो ये वाला मान लेते हैं कि ये है सेट A और ये वाला सेट है हमारे पास B, और सेट A से सेट B में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है हम इसको पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला, अब देखो ये डोमेन हमारा लेफ्ट है और यहाँ पे B जो है राइट में है। अब देखो पॉइंट वाइज हम कैसे रखें, आपको इजी हो जाए और आपको इसको याद रखना है। ओके, नंबर ऑन द लेफ्ट साइड आर कॉल्ड, लेफ्ट साइड यानी ये वाला नंबर जो लेफ्ट साइड में क्या है? डोमेन है। नंबर ऑन द राइट साइड आर कॉल्ड रेंज, जो राइट साइड में क्या है? रेंज है। ये याद रहेगा। तो आप जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में जो नंबर रहेगा ना वो क्या होगा? जिसके कारण y वाला मतलब b वाला जो लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट था, और ये राइट में जो अभी हम बताएंगे आपको, इसको इमेजेस बोलते हैं, ये किस में आएगा? ये रेंज हो जाएगा हमारा जो इमेज आएगा। हम यहाँ पॉइंट वाइज लिखे, इसको आपको बस याद अभी रखना है। बोलता है द रूल गवर्न्ड बाय दिस फंक्शन आर इंडिकेटेड बाय एरो। ये जो, अब बताओ 1 और 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये जो एरो है ना, एरो क्या है? एरो देखिए क्या है यहाँ पे, द रूल गवर्न्ड बाय दिस फंक्शन आर इंडिकेटेड बाय एरोस। एरो से हम लोग इंडिकेट करते हैं। एरो इंडिकेट दैट एवरी नंबर इन द डोमेन कोरिलेट्स टू अ सिंगल नंबर ऑन द रेंज। समझ में आ रहा है? एवरी या ध्यान से, एवरी नंबर इन द डोमेन, मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं। ओके, यहां पे बोल रहा है एवरी नंबर इन द डोमेन कोरिलेट्स टू अ सिंगल नंबर ऑन द रेंज। किस पे कोरिलेट्स कर रहा है? सिंगल नंबर। किसके ऊपर? रेंज के ऊपर। ध्यान देना है। वी कैन सी मोर देन 1 नंबर ऑन द लेफ्ट। आप देख पा रहे हो एक से ज्यादा नंबर लेफ्ट के ऊपर जो है, मोर देन 1 नंबर ऑन द लेफ्ट कैन लीड्स टू सम नंबर ऑन द राइट, नॉट वाइस वर्सा। लेकिन देखो यहां पे एक से ज्यादा यानी 1 2 किससे रिलेट कर रहा है? उसके बाद देखो यहां पे 3 एंड 6 किससे रिलेट कर रहा है? 5 से। 5 और 8 किससे रिलेट कर रहा है? 6 से। 4 और 8 किससे रिलेट कर रहा है? यहाँ पे 4 और 7 किससे रिलेट कर रहा है? 7 से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज जा रहे हैं, 1 2 3 4। कुछ पूछना है यहाँ तक में? ओके, उसके बाद बोलता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एवरी नंबर ऑन द लेफ्ट लीड्स टू एग्जैक्टली 1 नंबर ऑन द राइट, वी कैन से दैट नंबर ऑन द राइट आर द फंक्शन ऑफ नंबर ऑन द लेफ्ट। अब यहां पे फिर से मैं पढ़ रहा हूं इसको, क्या बोल रहा है? बिकॉज एवरी नंबर ऑन द लेफ्ट, किसके ऊपर? लेफ्ट के ऊपर। लेफ्ट में कौन रखा हुआ है? डोमेन।
लीड्स टू एग्जैक्टली वन नंबर ऑन द राइट। किस पे? एक नंबर राइट के साथ ये क्या है? रिलेटेड है। वी कैन से दैट नंबर ऑन द राइट आर द फंक्शन ऑफ नंबर ऑन द लेफ्ट। यानी ये 2, 5, 6, 7 किसका फंक्शन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का फंक्शन है। यानी जो हमारे पास ये राइट में एलिमेंट है वो किसका फंक्शन है? जो लेफ्ट में एलिमेंट है उसका फंक्शन है। ठीक, उसके बाद देखिए नंबर ऑन द राइट आर इमेजेस ऑफ दोस ऑन द लेफ्ट। अब देखिए जो राइट के पास नंबर है ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। किसके कारण? डोमेन के कारण। तो ये चीज आपको एक हल्का आइडिया दिए हैं। आइडिया इसलिए दिए हैं और इसको बस ये आपको बोल रहे हैं कि याद रखिए। क्यों? समझिए पहले। अगर एक छोटा बच्चा को पढ़ाया जाए A फॉर एप्पल, पूछेगा वाई, पढ़ा पाओगे? नहीं। बोला जाएगा क से कबूतर, बच्चा पूछेगा क्यों, पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। तो जीवन में कुछ चीज शुरुआती दौर पे डंडे के डर पे सिखाया जाता है। किसके डर पे सिखाया जाता है? डंडे के डर पे। तभी तो डंडा तो नहीं चलाएंगे, लेकिन आपको बोल देंगे कि आपको अभी याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग जाएंगे तो इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में हम लिखे हुए यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, the arrow are said to be furnish a mapping of domain to a range. Some call the arrow correspondence rule that define a function. ये arrow क्या है? बहुत कोई इसको बोलता है correspondence rule है। आगे हम लोग देखेंगे correspondence rule क्या होता है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या क्या चीज मोटा मोटी आइडिया दिमाग में रखना है कि लेफ्ट वाला क्या है, राइट वाला क्या है, एरो क्या बता रहा है? रूल। क्या बता रहा है? एरो रूल। और राइट वाला में जो सब वैल्यू आ रहा है वो लेफ्ट वाला का क्या है? इमेज है। और फंक्शन है ना, फंक्शन मतलब ये सब जो 2, 5, 6, 7 किसका फंक्शन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का फंक्शन है। ये चीज आपके दिमाग में आ गया, बेसिक चीज है। आगे इसके ऊपर पूरा बढ़िया से तहजीब से आया जाएगा, लेकिन पहले बस आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग पढ़ाना, क्योंकि मेरे को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ाना है और ये सब वर्ड वहां पे यूज करना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है जो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको करके दिखा रहे थे। एक और हम यहाँ पे एक कोई डिस्क्रीट फंक्शन लिए हुए हैं जो यहाँ पे मैपिंग करके दिखाया हुआ है, और इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ग्राफ पे हम लोग इसको रखेंगे। जैसे देखिए 1 किससे, अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बनाते तो क्या बनाते बताओगे? क्या क्या बनेगा? बोलो मेरे को जल्दी जल्दी। 1, पहला बनेगा 1, 2, वेरी गुड। और क्या बनेगा फिर? 2, 5 बनेगा, वेरी गुड। फिर क्या बनेगा बताओ? वेरी गुड। 3, 5 फिर क्या बनेगा बताओ? वेरी गुड। 4, 3 बनेगा। फिर क्या बनेगा बताओ? 5, 5, वाह वेरी गुड। उसके बाद 5, 5 बनेगा। फिर बताओ? 6, 1 बनेगा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ कि मतलब डोमेन और रेंज के बीच में क्या कोरिलेशन। एरो है तो एरो क्या बता रहा है? रिलेट कर रहा है। अब इसको हम लोग इसके ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या बना था बताओ गौरव? पहला क्या बना था? 1, 2। तो 1 हम लोग किस में देखेंगे? इंडिपेंडेंट एक्सिस में देखेंगे, डिपेंडेंट एक्सिस में देखेंगे? इंडिपेंडेंट एक्सिस में देखेंगे। तो ये 1 हुआ और 1 के साथ हमारे पास क्या मिला? 1, 2 मिला। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनाए थे बताओ? 2, 5। 2 x पे देखेंगे कि y पे देखेंगे? x पे। तो क्या हमको मिल रहा है? 2, 5। ये एक और ऑर्डर पेयर मिल गया। उसके बाद क्या था बताओ? 3, 5। x पे 3 देखेंगे कि y पे 3 देखेंगे? x पे देखेंगे। तो क्या मिल रहा है y पे? 5। तो ये वाला पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या है? 4, 3। x पे 4 तो y पे क्या मिल रहा है? 4, 3। अब x पे हम लोग ले रहे हैं 5 तो y पे क्या मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है, यानी 5, 5। x पे अगर हम लोग 6 ले रहे हैं तो y पे क्या मिल रहा है बउआ? 1 मिल रहा है, यानी 6, 1 मिल रहा है। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ? 1, 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या होगा? 2, 5 होगा। ये क्या होगा? 3, 5 होगा। ये क्या होगा? 4, 3 होगा। ये क्या होगा? 5, 5 होगा। ये क्या होगा? 6, 1 होगा। तो मैंने ऑर्डर, अब देखो यहाँ पे 3 चीज, ऑर्डर पेयर, मैपिंग और ये क्या है? ग्राफ। तीनों को किस तरीके से हम लोग मर्ज कर सकते हैं, हल्का हल्का आइडिया लग रहा है। बाद में इसका मजा बुझाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। कुछ पूछना है इससे आपको? आपके मन में कुछ सवाल है तो पूछिए।
ठीक, बेसिक है, इसमें क्या सवाल है। अब यहाँ पे क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे, जब हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा, यही होगा ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है हम ये तुमको बताएंगे, और कंटिन्यूअस फंक्शन जो नहीं है, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है ये हम बस बताएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन पहले से लिया हुआ है, जैसे कि ये हमारे पास एक साइन का ग्राफ है। अब सबसे पहला कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, तो क्या लिखा हुआ है, वी कॉल अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड डिसकंटिन्यूअस अदरवाइज। यानी कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, ड्रॉ कर रहे हैं, और किसी भी फंक्शन का ग्राफ को अगर ड्रॉ किया जाए, ड्रॉ करने के समय अगर पेंसिल को या पेन को पेपर से ऊपर नहीं उठाया जाए तो उस टाइप के फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। बाद में हम लोग कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है 80% सवाल जो होता है वो ग्राफ से ही लोग सॉल्व करने लगता है। आइडिया इसीलिए ग्राफ पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। ओके, और केवल कंटिन्यूटी थोड़े ना, ग्राफ का इंपॉर्टेंस पूरा आपके 10+2 के मैथमेटिक्स में है। चाहे आप डिफरेंशिएशन देख लो, चाहे आप इंटीग्रेशन देख लो, एरिया अंडर द कर्व देख लो, चाहे आप कंटिन्यूटी, तो एक बड़ा एरिया है कंटिन्यूटी, तो पूरा ग्राफे के ऊपर समझ लीजिए रखा हुआ है। चाहे आप मेनी वन देख लो, 1 देख लो, मेनी वन ऑन टू देख लो, मेनी वन इन टू देख लो, 1 इन टू देख लो, बाइजेक्टिव देख लो, बहुत सारा चीज है। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो, जहां पे भी देखोगे ग्राफ वहां पे अपना मुंडी लेके घुस जाएगा कि भाई अगर ग्राफ का आइडिया आपको है तो आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा, क्वेश्चन मजा मिलेगा, मेन मजा मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मदद तो मिलेगा ही, मदद के साथ साथ आपको क्वेश्चन इंजॉयमेंट भी देगा बनाने में। ओके, तो अब देखो ये जो पहला मैंने पिक्चर रखा है यहाँ पे, इसको जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम कैसे ड्रॉ कर रहे होंगे, यहाँ पे पेन रखे होंगे और इस तरीके से डायरेक्ट ड्रॉ हो गया होगा। पेन को उठाना पड़ा है नहीं, उठाना पड़ा है ना, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे एक लॉगरिथम फंक्शन जब ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे क्या हमको ड्रॉ करने समय पेन को उठाना पड़ रहा है, नहीं, तो कैसा फंक्शन है, ओके। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को उठाना पड़ रहा है, कैसा फंक्शन है। यहाँ पे देखो पेन उठाना पड़ रहा है, कैसा फंक्शन, पेन को उठाना पड़ रहा है, कैसा फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पेन हमको उठाना नहीं पड़ेगा। इसको और क्लियर तब समझेंगे हम लोग जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। जैसे ये वंडरफुल फंक्शन है, ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो y बराबर क्या है हमारा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो एक बात बताइए, जब इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे कोई वैल्यू, हम लोग आगे देखेंगे इसको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, बस अभी हम क्या कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आउटिंग। जो भी चीज हम अभी बोले, या तो आप 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा, या यही टॉपिक को किसी बुक से 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में फिट रहेगा, तब आगे थोड़ा सा इजी महसूस करोगे चीज़ों को समझने में। तो भाई जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बना रहे हैं, तो मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बना रहे होंगे तो हमको पेन को उठाना पड़ रहा है कि बिना पेन उठाए बन जा रहा है, क्या करना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है। तो पेन उठाना पड़ रहा था, फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से पेन को नहीं उठाना है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ये देखिए एक फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन हम लोग लिए हैं, कोई एक रैंडम फंक्शन ले लिए यहाँ पे, और इस फंक्शन को जब हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, पेन को उठाना पड़ रहा है कि नहीं उठाना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है ना, पेन को उठाना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी तक के लेक्चर में जितना चीज़ आपको बताएं उसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, तो एक मिनट में क्विक रिकैप, ठीक है। आगे हम लोग फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग आएंगे, आगे के लेक्चर में इस पूरा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में घुसेंगे और एक एक चीज़ को पूरा बताएंगे। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ बताएंगे आपको, और इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के बाद ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, वो बड़ी काम करता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आगे का मैंने इस लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इस टॉपिक के ऊपर आएगा वेरी सून, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ।
हाँ यहाँ से कि ये चीज़ हमने ऑर्डर पेयर क्या है, क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्लियर है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कैसे रखते, क्लियर है, इंटरवल एंड नोटेशन क्लियर है, डोमेन रेंज क्लियर है, कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्लियर है। वो एक बार चला देते हैं, स्लाइड देख लो, कुछ पूछना है इसमें? ये क्लियर है? एनसीईआरटी जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक ले लेना है, सब होगा, मोबाइल में उस ऐप भी होता है एनसीईआरटी का, और आराम से उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि हर बुक में पहला चैप्टर में 11 का दिया रहता है, एनसीईआरटी मोबाइल में अवेलेबल है तो वो देख लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी बुक हुआ तो फ़ायदा है, आप वहाँ भी देख लीजिएगा एक बार। मैंने मेरा कहने का मतलब ये टॉपिक आपको आना चाहिए, बस ये वीडियो का माध्यम यही है बनाने का कि सब टॉपिक आपको आना चाहिए। ओके, इधर कुछ देख लीजिए अदर नोटेशंस में, अगर x का स्पेसिफिक वैल्यू है तो हम लोग को a, b, c और यहाँ पे क्या डालना होगा, ब्रेसेस डाल देना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्लियर? इनफाइनाइट इंटरवल में ऑल रियल वैल्यू, हम नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी न लिखने के जगह केवल x बिलोंग्स टू r लिख दे तो काम नहीं चलेगा, काम चलेगा। धीरे धीरे तजुर्बा जब बनता है ना बाबू, जब सवाल आदमी बनाता है तो तजुर्बा बनता है, जब तजुर्बा बन जाता है ना तो ऑटोमेटिक सवाल बनाने का अंदाज बन जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला चीज़ कि x एक्सिस पे जो रखेंगे वो डोमेन होगा, y एक्सिस पे जो रखेंगे वो क्या होगा, मैंने रखेंगे क्या, जो आ जाएगा, तो रखेंगे थोड़े, x के रखने के कारण जो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला लाइन एक बार ध्यान दे दोगे तुम लोग, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपल अभी घुसेंगे ना, धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनता है तो आइडिया भी धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। 2-4 को बुक रखना है। ओके, ये चीज़ क्लियर? कंटिन्यूअस क्लियर, डिसकंटिन्यूअस क्लियर? आज के लिए ही इतना। वीडियो को 2-4 बार खाली देख लोगे ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में याद आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में कुछ अगर मोटिवेशन हम अगर आपको दें कि भाई मोटिवेशन क्या है, तो सिंपल यही आपके लिए मोटिवेशन है कि जब आप बना रहे हो और आपसे सवाल बन रहा है, यानी कि आप सही ट्रैक पे हो, और सवाल बन रहे हो और आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो आप एक काम कीजिए, बार बार पीछे जाइए, स्टार्टिंग से उसको पढ़िए, रिटर्न बैक आइए, पीछे जाइए, पढ़िए, रिटर्न बैक आइए, सवाल के ऊपर अपना दिमाग थोड़ा लगाइए, खर्चा कीजिए दिमाग। तो दिमाग खर्चा करेगा तो ऑटोमेटिक आएगा। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कमिंग वेरी सून। और नेक्स्ट वीडियो होगा आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के ऊपर, और उसको हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वेश्चन मार्क।